हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल में मैं जानकी पटेल आज आपको फिजिक्स में स्टैंडर्ड 11 का जो हमारा अध्याय 7 है, कणों के निकाय का ध्रुवीय गति, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पहले है 7.1 जो टॉपिक है, उसकी है चैप्टर की भूमिका। ओके, तो पिछले अध्यायों में हमने मुख्य रूप से आदर्श बिंदु कण, जो कण की जिस द्रव्यमान युक्त बिंदु के रूप में व्यक्त किया जाए और उसका कोई आकार नहीं हो, उसकी गति का अध्ययन किया था। अब हम एक विस्तृत पिंड यानी कि परिमित आकार के पिंड की गति को पूर्ण रूप से समझने के लिए आमतौर पर उनका बिंदुवत आदर्श अपर्याप्त रहता है। इस अध्याय में हम इस प्रतिबिंब के परे जाने की चेष्टा करेंगे और उसको विस्तृत पर परिमित पिंडों की गति को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो कोई विस्तृत पिंड है उसका आकार परिमित है, उसकी गति के बारे में अभ्यास करेंगे। ओके, तो 7.1.1 है, एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार की गतियाँ हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। तो किसी क्षण सभी कण समान वेग से चलते हैं, जो चित्र 7.1 में दिखाया गया है। तो दृढ़ पिंड जो है शुद्ध स्थानांतरित गति में है। ओके, तो यहाँ पे जो चित्र 7.1 दिखाया गया है उसमें क्या है कि जो एक पिंड है, ये दृढ़ पिंड, उसका जो ब्लॉक, जो उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, तो उसको यहाँ अधोमुखी से हम स्थानांतर कराते हैं। तो जो उसके प्रत्येक बिंदु है P1 P2 वो समान गति में है, इसलिए वो शुद्ध स्थानांतरित गति करता है। ओके, तो वैसे ही ये चित्र 7.2 में एक दूसरा पिंड है, लेकिन उसमें उसके जो सारे कण हैं P1 P2 P3 और P4 वो कोई एक दिशा में स्थानांतर नहीं कर रहे, इसीलिए वो शुद्ध स्थानांतरित गति में नहीं है, वैसा हम बोल सकते हैं। तो यह जो दृढ़ पिंड है उसको नट तल के शीर्ष से उसकी तली तक स्थानांतरित होता है, तो इसमें स्थानांतरण गति प्रतीत होती है। लेकिन चित्र 7.2 में यह भी दर्शाता है कि इसके सभी कण एक विशेष पर एक ही वेग से नहीं चल रहे हैं, अतः पिंड शुद्ध स्थानांतरित गति में नहीं है। तो किसी दृढ़ पिंड को एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर कर दिया जाए, तब इस दृढ़ पिंड की एकमात्र संभवित गति ध्रुवीय गति होती है। कोई पिंड होता है, उसको हम एक शुद्ध एक स्थिर रेखा से बंद कर दे, तो उसकी जो गति होती है ऐसे ध्रुवीय गति होती है। ओके, तो यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आपको छत का पंखा ये ध्रुवीय गति के उदाहरण है, जैसे कि छत का पंखा, कुम्हार का चाक, मैरीगो राउंड जैसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ किसी अक्ष के परिध घूर्णन हो रहा है। जो पंखा होता है उसको बीच से और उसके जो चारों ओर जो पंखे होते हैं वो ऐसे घूर्णन गति करते हैं। ओके, तो एक नट तल पर नीचे की ओर बेलन को लुढ़का दो, तो इस तरह की उसमें गति होती है। तो जो चित्र 7.6a है उसमें जो कोई एक बेलन है ऐसे आकार का, उसको हम यहाँ से फेंकते हैं तो वो यहाँ से ऐसी गति करेगा। ओके, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। जो वो शुद्ध स्थानांतरित गति कर रहा होगा, तो ऐसे उसका जो आकार ऐसे ही स्थिर रहेगा। ओके, लेकिन जो ध्रुवीय गति करेगा तो उसका आकार कैसे रहेगा,
पहले ऐसा होगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, सॉरी, पहले ऐसे हम फेंकेंगे तो वो ऐसे मुड़ेगा, ओके, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ऐसे वो घूर्णन गति करेगा इस आकार में, ओके। तो दृढ़ पिंड की जो स्थानांतरित और घूर्णी गतियों का संयोजन है ये। इस चित्र में आप देख सकते हो, जो बेलन की जो स्थिति है वो स्थिर है, लेकिन इस दृश्य में क्या है, वो जो बेलन है ऐसे मुड़कता हुआ नीचे जा रहा है, उसको घूर्णन गति बोलते हैं हम, ओके। तो ये था स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। जो कोई दृढ़ पिंड होता है उसमें दो प्रकार की गतियाँ होती है, ओके। उसके बाद है 7.2 द्रव्यमान केंद्र, ओके। तो कोई कण होता है उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। तो कोई दृढ़ कण, जो दो कण हम यहाँ पे लेंगे तो उसका निकाय से हम शुरुआत करेंगे। तो दोनों कणों की जो स्थितियाँ है उसको मिलाने वाली जो रेखा को हम एक्स अक्ष मानेंगे। यहाँ पे जो एक्स अक्ष है, यहाँ पे जो एक्स अक्ष है उस पे दो कण है, एक M1 और M2, ओके। तो उसको किसी मूल बिंदु O से उसकी दूरियां क्रमशः क्या है, x1 और x2। जो O से M1 की दूरी कितनी है, x1 जितनी यहाँ पे, और M2 की दूरी कितनी है, x2 जितनी, ओके। तो इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, C होगा। इसके जो M1 और M2 के बीच का जो द्रव्यमान केंद्र क्या है, C है, ओके। तो उसकी O से दूरी कितनी है, O से C की दूरी कितनी है, x जितनी, O से C की दूरी x जितनी है, ओके। तो हमें x क्या मिलेगा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके। तो यदि दोनों कण का द्रव्यमान बराबर है, यानी कि M1 और M2 दोनों का जो मान है उसका द्रव्यमान वो इक्वल है, उसको हम M बोलेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, mx1 प्लस mx2 अपॉन 2m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच होगा। तो जो कण का द्रव्यमान केंद्र होता है वो दोनों जो कण होते हैं उसके बीचों बीच होता है, मगर हमारे पास जो n कण होंगे तो उसका हम द्रव्यमान केंद्र कैसे फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 सो अपॉन mn प्लस xn तक होगा, और उसके अपॉन m1 प्लस m2 से mn तक होगा, और सभी का जो हम योग करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू i से 1 से कितना होगा, n तक mix अपॉन सिग्मा i से 1 से n mi तक होगा, ओके। और यहाँ पे हम mix से भी लिख सकते हैं और mi नीचे अपॉन में, ओके। तो जहाँ x1 x2 xn कणों की क्रमशः मूल बिंदु से दूरियाँ है, जो x1 x2 और xn तक है वो क्या है, जो हमारे जो कण होते हैं mn m1 से mn तक, उसकी जो o बिंदु है, जो उसका उगम बिंदु है, मूल बिंदु है, उससे दूरियाँ है। और जो संकेत सिग्मा है वो संकलन को व्यक्त करता है, जो इस मान वाले n कणों के लिए लिखा जाता है। तो संकलन फल सिग्मा mi इज इक्वल टू हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, वो क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान है, ओके। तो तल में तीन कण जब रखे गए हो तो x एवं y अक्ष पर जो निर्धारित कर सकते हैं हम,
उसको द्विपरिमाण में भी हम निर्धारित कर सकते हैं एक्स और वाई में। और इन तीन कणों की स्थितियाँ को क्रमशः निर्देशांकों x1 y1, x2 y2 एवं x3 y3 हम द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो तीन कणों के द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1, m2 और m3। इन तीन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, c। और इसके निर्देशांक को x और c का जो निर्देशांक क्या होगा, x y। ओके, हम ऐसे उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो x का मान क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। यहाँ पे तीन कण है इसलिए m3 x3 भी आएगा। और अंडर में m1 प्लस m2 प्लस m3। और y क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो तीन कणों का जो हमें द्रव्यमान केंद्र फाइंड करना है तो x और y ऐसे हमें मिलेंगे। ओके, यदि r जो हमें सदिश में वेक्टर सदिश फॉर्म में लेना है, यानी कि उसको वेक्टर स्थिर वेक्टर को भी हमें यहाँ पे लेना है, तो उसकी जो द्रव्यमान केंद्र है वो r होगा और उसकी स्थिति सदिश स्थिर सदिश क्या होगा, तो आर आई इज इक्वल टू एक्स आई आई कैरेट, वाई आई जे कैरेट और जेड आई के कैरेट। और उसका जो द्रव्यमान केंद्र आर भी हम लिख सकते हैं। तो आर कैपिटल एक्स आई कैरेट लिखेंगे, वाई जे कैरेट और जेड के कैरेट। यदि संदर्भ फ्रेम में हम मूल बिंदु को दिए गए कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र में लिया जाए, जो मूल बिंदु है वही जो उसका जो द्रव्यमान केंद्र बनता है, तो क्या होगा, सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू 0 होगा। यानी का जो मूल बिंदु है वही उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। ओके, तो ये था द्रव्यमान केंद्र के बारे में। तो द्रव्यमान केंद्र जो होता है 2 या 3 कणों के लिए, उसको हम एक्स वाई से ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और उसका एक एग्जाम्पल है उदाहरण 7.1, उसको हम देखेंगे। तो उसमें क्या है, एक समबाजु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे गए 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समभुज त्रिभुज दिया गया है। तो उसमें 3 कणे हैं जो त्रिभुज के बी ओ एंड ए। ओके, और कणों के जो द्रव्यमान क्रमशः क्या है, 100 ग्राम। यहाँ ओ पे कितना है, 100 ग्राम। बी पे कितना है, ओ पे 100, बी पे 150, सॉरी ए पे 150 और बी पे 200। ओके, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं की लंबाई कितनी है, जो त्रिभुज की भुजाएं है प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे हमें उसका द्रव्यमान केंद्र फाइंड करना है। तो x एवं y अक्ष चित्र 7.9 में दर्शाए अनुसार है। तो समभुज त्रिभुज के शीर्ष बिंदु O, A एवं B के निर्देशांक क्रमशः, तो यहाँ पे हमें पहले उसके निर्देशांक फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो ही हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पता चलेगा। ओके, तो पहले ओ जो बिंदु है उस पे उसके निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ जो ओ बिंदु है वो मूल बिंदु है, इसलिए उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। उसके बाद है ए बिंदु। तो ए बिंदु में एक्स अक्ष क्या होगा, एक्स वाला निर्देशांक 0.5, क्योंकि जो त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर। ओके, तो ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा 0.5 होगा, इसलिए उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा, 0.5, और वाई कितना होगा, 0। ओके, क्योंकि ये 0 पे जो वाई है वो 0 होगा। उसके बाद है बी। तो बी में कैसे हम फाइंड करेंगे, तो बी का जो है, तो बी से पहले हम वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर ऐसे लंबपात करेंगे। तो उसमें
ए 0.5 है, उसका जो वाई वाला होगा वो कितना होगा, वाई सॉरी पहले एक्स वाला कितना होगा 0.5, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी 0.5 होगा, बी का फाइंड कर 0.5। और ये जो त्रिभुज समभुज त्रिभुज है, इसलिए उसका थीटा कितना होगा 60, तो 0.5 cos 60 होगा इसका, सॉरी जो एक्स अक्ष का cos 60 और यह y पे sin 60। तो उसके जो निर्देशांक क्या बनेंगे 0.5 cos 60 और 0.5 sin 60, यानी cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 और sin 60 का √3/2, तो उसका मान कितना मिलेगा हमें 0.50 और 0.25 और 0.25 √3। जो बी वाला निर्देशांक है उस बी वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना मिलेगा 0.5, 0.25 और 0.25 √3। ओके, अब हम जो हमारे इसका द्रव्यमान 3 कणों जो है ओ, ए और बी का, उसका द्रव्यमान केंद्र फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो उसमें m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 का मान कितना है 100 और x1 यहाँ पे कितना है 0, m2 का 150, x2 कितना है 0.5 पहले 0 x1 और x3 कितना है 0.25। ओके, तो और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 वो कितना है m1 100, m2 150 और m3 200। इस सब को मिला के हमें क्या मिलेगा 5/18 मीटर। यहाँ पे जो ऊपर वाला है जो m है उस ग्राम में है और x कितना मीटर में है, और नीचे m मीटर में है, ले m कैंसिल होगा, तो जो x का वैल्यू हमें जो मिलेगा वो कितना सॉरी यहाँ पे नीचे मास है तीनों कणों का, इसलिए जी कैंसिल होगा और जो नीचे x मिलेगा वो m में मिलेगा। वैसे ही y हम फाइंड कर सकते हैं, वो कितना मिलेगा 1/3 ओके, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान केंद्र C है उसका मान कितना होगा C = 5/18 और 1/3 तो ये द्रव्यमान केंद्र हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके।